नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी हमारे गांव के एक भैया की है। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। हम अगली कहानी के अंत में आपका नाम जरूर लेंगे। चलिए कहानी को उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, यह घटना आज से 10 साल पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 20 की थी और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ फोटो खींचने का पार्ट टाइम काम करता था। यह काम मैं अपने मामा जी के लड़के के साथ किया करता था। हालांकि वो गांव के हिसाब से मेरे मामा जी लगते हैं क्योंकि मेरी माँ उनके गांव की ओर से है। चलो मैं अपनी बात पर आता हूँ। उन दिनों दीपावली के आसपास का टाइम था। हल्की हल्की सर्दी का वक्त था। मैं और मेरे मामा जी का लड़का नितेश दोनों किसी काम के लिए गांव से आगे किसी प्रोग्राम का फोटोग्राफ लेने गए थे। हम लोग वहां से करीब 11 बजे फ्री हुए और दोनों ही रात में वहां से निकल लिया। करीब 12:30 बजे हम लोग दिल्ली रोड पर आ चुके थे। हम स्कूटर से आ रहे थे। मेरे पास दोनों कैमरों का सामान था और मैं पीछे बैठा था। धीरे धीरे हम लोग अपने घर की ओर जा रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वहां ना कोई ट्रक जा रहा था, ना कोई गाड़ी। उस समय रोड लाइट भी नहीं हुआ करती थी। रात इतनी गहरी थी कि स्कूटर की लाइट किसी टार्च के समान लग रही थी। कुछ दूर आते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी। एक तरह से आंधी आने लगी। धूल के कारण हमको स्कूटर रोकना पड़ा। अचानक आई इस आंधी से मन में शंका होने लगी और यह भी लगा कि इस मौसम में आंधी कैसे आ सकती है। गर्मी के मौसम में तो फिर भी ऐसा हो सकता है। खैर, हम दोनों ने स्कूटर साइड में लगाकर खड़ा कर दिया और आंधी रुकने का इंतजार करने लगे। उस वक्त करीब 1 बजे होंगे जब हम लोग किसी के रोने की आवाज सुनकर चौंके। कोई महिला जोर जोर से रो रही थी। मैंने भैया को बोला कि इस समय कौन होगा और यह आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो बोला, यार भाई, पास में ही एक कब्रिस्तान है और हो ना हो ये कोई ऊपर की बला है। ये बोलते बोलते वो पसीना पसीना हो गया। सर्दियों की रात में वो पसीने से पूरी तरह भीग गया था। मैं उस समय इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया करता था तो बोला, भैया क्या फालतू की बात करते हो? अगर आपको इतना डर लगता है तो स्कूटर स्टार्ट करो और चलो यहां से। मैंने जब कहा कि चलो स्कूटर स्टार्ट करो तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी हालत नहीं है स्कूटर चलाने की, तू चला। मैंने कहा, भाई मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा घबरा गए हो। आप यहां बैठो और आंधी रुकेगी तो मैं चला लूंगा, पर इस समय आप यहीं बैठकर इंतजार करें। उन्होंने बोला कि यहां रुकना ठीक नहीं होगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अपने साथ कुछ गलत होने वाला है। और उसने अपने आराध्य देव को याद करते हुए कहा कि हमें बचा लें और कुछ प्रसाद चढ़ाने को बोला। उनके बोलती ही उस महिला की रोने की आवाज और जोर जोर से और सुनसान रात में बड़ी भयानक लगने लगी। थोड़ी देर बाद ही जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर एक बार मैं भी डर गया और मुझे भी अब लगने लगा कि हो ना हो या तो कोई बात है या फिर कोई है जो हमको डरा रहा है। पर दूसरे ही पल लगा कि इतनी रात गए कौन महिला होगी और इस वक्त तो लोगों के सोने का समय होता है, तो क्यों कोई हमारे साथ मजाक या डराने जैसी हरकत करेगा। मैं यही सोच रहा था कि अचानक हमको ये एहसास होने लगा जैसे आंधी एकदम से रुक गई। हवाएं चलनी बंद हो गईं। ना कोई रोने की आवाज, ना ही किसी के हंसने की आवाज। सब कुछ शांत हो गया और लगा कि अब हमको यहां से चलना चाहिए। अचानक बदलाव हुए इस वातावरण से हमें राहत तो मिली, पर जिस शांति के पीछे खौफनाक रात का सामना हमने किया उसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। हम लोग जैसे ही स्कूटर के पास पहुंचकर स्कूटर स्टार्ट करने लगे तो ये क्या, स्कूटर की किक ही नहीं लग रही थी। बार बार कोशिश की पर किक इस तरह जाम हो गई जैसे स्कूटर बरसों से खराब हो और जिसकी किक जंग के कारण जाम हो गई हो। मैंने भैया से बोला कि किक नहीं लग रही। उन्होंने भी काफी कोशिश की पर वो भी नाकामयाब हुए। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात में पूरी तरह किक पर चढ़ गया और क्लिच दबाने के बाद भी किक 1 इंच नीचे नहीं आया। भैया इस बात से काफी डर गए थे और कुछ हद तक अब मैं भी डर गया था। अब तो मुझे भी लगने लगा कि कहीं कोई परेशानी तो होने वाली है। मैंने ये देखने के लिए कि किक नीचे क्यों नहीं आ रही है, मैंने स्कूटर को जमीन पर लिटा दिया। कुछ कर पाता या समझ पाता, अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं स्कूटर के ऊपर जाकर गिरा। पीछे झट से देखा पर वहां कोई नहीं था। नितेश भैया ने बोला, क्या हुआ, गिर कैसे गया? तो मैंने बोला, किसी ने धक्का मारा है। यह सुनकर भैया बोले कि स्कूटर छोड़ और भाग यहां से। मैंने बोला, घर दूर है भाई और सामान भी कीमती है, इस तरह नहीं जा सकते। और उस समय कोई मोबाइल फोन भी नहीं था जिसको आज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने कहा, जो होगा देख लेंगे, और कुछ नहीं हुआ। शायद मेरा संतुलन नहीं बना
और मैं गिर गया। हालांकि डर तो अब मुझे भी लगने लगा था, पर मैं घर पैदल नहीं जाना चाहता था। मैं स्कूटर को देखने लगा कि क्या खराब हो गई जो किक नहीं लग रही। भाई बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, हे मुसाना भेरू बचा ले। तभी किसी के जोर से चीखने की आवाज कान के पर्दे में आकर रुकी। एक पल लगा जैसे कान के पर्दे फट गए हों। मैं बहुत डर गया और परेशान भी हो गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मन बनाया कि चलो पैदल ही चलते हैं, सुबह आकर देखेंगे कि स्कूटर में क्या हुआ है। मैंने भैया को बोला चलो पैदल चलते हैं। हमने स्कूटर की चाबी निकालकर सामान साथ लेकर चलने को तैयार हुए ही थे कि एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक आए उस बालक से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एकदम काला रंग, आंखें लाल लाल, और वो हमें ऐसे देख रहा था जैसे अभी और इसी वक्त वो हम दोनों को कच्चा चबा जाए। मैंने हिम्मत कर बोला कि कौन है और इतनी रात यहां क्या कर रहा है। उसने कुछ नहीं बोला, बस अपनी उंगली उठाई और हमारे पीछे की तरफ इशारा किया। हमने पीछे देखा तो कोई नहीं था, और जैसे ही आगे देखा वो लड़का भी वहां नहीं था। हम दोनों बहुत डर गए थे और माथे से पसीना आने लगा था। सोचा कि जितना जल्दी हो सके यहां से निकालो। हम जल्द से जल्द अब घर पहुंचना चाहते थे। जैसे ही हमने कदम उठाए लगा कि हमारे सामान के बैग बहुत भारी हो गए हैं। इतने ज्यादा भारी हो गए थे कि उन बैगों को नीचे रखना पड़ा। बैग अपने आप कैसे भारी हो गए हैं समझ के बाहर था। भैया तो इतना डर गए थे कि उनके तो मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। शायद ये उनकी अच्छी किस्मत थी कि उनको हनुमान चालीसा का पाठ याद था, इसलिए उनका बैग सामान्य हो गया। पर जब मैंने अपना बैग उठाना चाहा तो वो इतना भारी हो चुका था कि मेरे से हिला भी नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भैया को एक नई ऊर्जा प्राप्त हो गई थी और उनका डर भी कम हो गया था। अब जो कुछ भी होने वाला था वो मेरे साथ होने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि बैग पर कोई बच्चा और एक औरत बैठी है। मैं डर के कारण दूर हो गया। अब मुझे वो दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चा वैसे ही था जब पहले देखा, और औरत ने अपना चेहरा ढक रखा था। बिल्कुल लाल रंग की ओढ़नी, हाथों में मेहंदी लगी हुई, सोने के आभूषण पहने हुए वो मेरे बैग पर बैठी थी और बच्चा बिल्कुल नंगा था। उन्हें देख मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। मैं जोर से चीखा तो भैया बोले क्या हुआ। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जोर से चीखना चाहता था पर चाहकर भी मैं नहीं चीख पाया। मैंने उन दोनों की तरफ इशारा किया। जब भैया ने उधर देखा तो उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि मुझे वो उस काली रात में भी साफ साफ दिख रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें लास्ट सीमा पर खड़े मौत के काल की तरह तेजी से धड़क रही थी। मेरी आंखें उन पर से हट ही नहीं रही थीं। भैया बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर मैं कुछ भी नहीं बोल सका। अचानक वो बच्चा खड़ा हुआ और मेरी तरफ आने लगा। उसे आता देख मैं वहां से भागना चाहता था, पर ऐसा लगा जैसे किसी ने पैर जाम कर दिए हों। वो बच्चा मेरे पास आकर मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बकरी का मेमना हूं और मैं ही उसका शिकार हूं। वो और करीब आकर ऐसे गायब हो गया जैसे मेरे सामने वो कभी आया ही नहीं। गायब होने के बाद ही मुझे लगा कि जैसे मेरा शरीर कुछ भारी भारी सा हो गया है। दिमाग एकदम शून्य हो गया, और वो औरत भी वहां नहीं थी। जो डर मुझे लग रहा था वो अब नहीं था। किसी ने मुझे स्कूटर के पास चलने को कहा। मुझे नहीं पता किसने कहा, बस मैं उस आवाज की बात मानकर स्कूटर के पास गया। फिर उसी आवाज ने कहा कि स्कूटर चालू करो, और मैंने वही किया। अब की बार स्कूटर एक बार में ही स्टार्ट हो गया था। ये देख नितेश भैया जल्दी से बैगों के साथ स्कूटर पर बैठ गए और बोले कि जल्दी से निकल यहां से। मुझे उनकी बात सुनाई दे रही थी, पर मैं उस आवाज की बातों को फॉलो कर रहा था। रात्रि के 3 बजने को आए। हमें वहां काफी समय हो गया था, पर उस दौरान वहां से एक भी साधन नहीं गुजरा था। हम वहां से आगे आ गए। वो जगह काफी पीछे रह गई थी। रास्ते में भैया मुझसे क्या क्या बोल रहे थे, पर मैं उनकी बात सुन रहा था, कोई जवाब नहीं दिया। हम लोग घर आ गए। नितेश भैया अपने घर चले गए। मैं अपने घर की पहली सीढ़ी ही चढ़ा था कि मुझे एक झटका लगा। वो क्या हुआ कुछ समझ नहीं पाया। खैर घर आने के बाद मेरा शरीर हल्का हो गया और वो सारी बातें मेरी आंखों के सामने आ जा रही थी। जो बात मैं उस जगह भूल गया था वो घर आते ही सब कुछ दोबारा कैसे याद आई, ये बात मैं समझ नहीं पाया। खैर मैंने घर पर यह बात किसी से नहीं बोली और यही मेरी गलती हो गई। पापा उस समय अपने काम के लिए जयपुर गए थे। उनकी साइड वहां चल रही थी। मम्मी को मैंने कुछ भी नहीं बताया और अपने रूम में जाकर सो गया।
सुबह होते होते तो मुझे इतना तेज बुखार आ गया कि मुझसे उठा भी नहीं गया। मैं बुखार में बुरी तरह से तप रहा था और मम्मी सोच रही थी कि रात में लेट आया है तो सो रहा होगा, सोने दो, बाद में उठा दूंगी। जब 11 बजे भी मैं अपने रूम से नहीं आया तो मम्मी मेरे रूम में आई और देखा तो मैं बुखार से तप रहा हूं। तो बोली, तुझे इतना तेज बुखार कैसे हो गया? चल डॉक्टर से दवा ले आते हैं। मेरी इतनी भी हालत नहीं थी कि चल सकूं, इसलिए मम्मी पास में क्लिनिक था, वहां से डॉक्टर साहब को ले आई। डॉक्टर ने देखा और कुछ दवाइयां लिखकर दे दी और बोला कि इसे हल्का खाना देना। मैंने दवा भी ले ली पर मेरे बुखार में कोई राहत नहीं मिली। शाम हो गई पर बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शाम को भैया आए तो वो मुझे दिखाकर लाए, वहां से भी दवाई दे दी। घर आया तो देखा कि पहली सीढ़ी के पास वो कल रात वाला लड़का खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गया कि ये यहाँ घर के नीचे क्या कर रहा है। मैं उसे देख रहा था, तभी लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर की तरफ खींचा। मैंने नीचे की तरफ देखा तो वो लड़का मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, जैसे कह रहा हो कि मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं झट से घर में आ गया। खाना खाने के बाद दवा लेकर मैं सो गया था। रात 12:30 बजे लगा जैसे मुझे बहुत तेज प्यास लगी हो। मैं खड़ा होकर पानी पीने बाहर आया। पानी पीकर जैसे ही मैं अंदर जा रहा था तो पीछे से वही आवाज आई जो कल रात को मुझे आदेश दे रही थी। मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, पर वो आवाज बोल रही थी कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलें, नहीं तो मेरे साथ चल। वो आवाज बार बार आ रही थी। मैं रूम में जाकर दरवाजा बंद कर दिया और सोने लगा। मैं कुछ देर सोचता रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी हालत वापस कल रात की तरह होने लगी और सुबह वापस बुखार आ गया। ऐसा मेरे साथ 5-6 दिन रोज होने लगा। मम्मी कुछ समझ नहीं पा रही तो पापा को बुला लिया। शाम को पापा आए तो पूछा क्या हो गया। मैंने कहा बुखार रोज सुबह हो जाता है। तो वे बोले कि किसी अच्छे डॉक्टर से दवा लेकर आएंगे कल। ये कहकर वो मम्मी से बातचीत करने लग गए। उस दिन शनिवार का दिन था जब पापा आए थे। उस रात मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मैं दवा लेकर सो गया था और मम्मी मेरे पास सो रही थी। आधी रात को किसी ने मुझे जगाया। मैं जागा तो मम्मी और पापा दोनों मेरे पास खड़े थे। मम्मी बार बार मुझे पुकार रही थी और रो रही थी। जब मैं पूरी तरह से जगा तो मैं पसीने में भीगा हुआ था। मुझे बहुत बुरा सपना आया था। सपने में मैंने ये देखा कि मैं अकेला आज भी वहीं चला गया जहां कल रात हमारा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। वहां कोई भी नहीं था, मैं ही अकेला था। और तभी वो बच्चा आया और मेरे साथ खेलने की जिद करने लगा। मैंने उसे मना किया तो वो रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर वही औरत आई। उसने मुझे पकड़कर ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कोई गेंद हूं। मैं उठा और जोर से बोला कि मुझे नहीं खेलना, इसके साथ मुझे घर जाना है। वो औरत मेरे पास आई और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज रही थी। वो बोली कि अब तो तुझे मेरे बासु के साथ ही रहना है हमेशा। 15 दिन के बाद हमेशा के लिए तू मेरे बासु के साथ रहेगा, दोनों साथ साथ रहना। मैंने उसे मना किया तो उसने अपना घूंघट हटाया, जिसे देख मैं चिल्ला रहा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने तेजाब फेंककर उसका चेहरा जला दिया हो। आंखें एकदम लाल लाल जैसे अंगारे हों। उस चेहरे को देखकर ही मैं अपने आप ही चिल्ला रहा था, जिसे सुनकर मम्मी पापा जाग गए थे और फिर उन्होंने मुझे जगाया। उनके पूछने पर वो सपना बताया जिसकी वजह से मैं नींद में चिल्ला रहा था। मम्मी ने पापा को हमारे देवता के थान से भभूत लाने और लगाने के लिए बोला। आपको यहां बता दूं कि मेरे घर में मेरे पापा में 5 देवता आते हैं, जिनमें एरोद के भेरू काला गोरा भी आते हैं। वही सबसे बड़े हैं। रेबारी, घोरी, बावरिया, झाड़ूला या इसे भंगी भी कह सकते हैं। ये सारे देवता पापा में आते थे। हालांकि जब भी पूजा की जाती थी तब 2 ही आते थे, पहले रेबारी फिर एरोद वाले। और ये सच है कि वो बच्चा मेरे साथ ऊपर तक इसलिए नहीं आ सका क्योंकि उसे हमारे घर की 4 दीवारी के बाहर ही रोक दिया था और उसे रोकने वाले हमारे घर के देवता ही थे। पापा ने भभूत लगाई और बोला कि ऐसा कब से शुरू हो रहा है। अब मुझे सारी बात मम्मी पापा को बतानी पड़ी और ये भी बताया कि मुझे रोज कोई आवाज देकर बुलाता है। अब मम्मी पापा को सब समझ आ गया था कि इसे दवाइयों का रोग नहीं है, कोई दूसरा रोग है। दूसरे दिन शाम को पूजा कराई गई। जब देवता आए तो उन्होंने कहा कि एक लौंग और बतासा इस बच्चे के ऊपर 21 बार उसार कर चौहारे पर रखाओ। भैया ने ऐसा ही किया। जब मम्मी ने बोला कि ये क्या हुआ तो बोले कि बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मम्मी ने कहा कि इतने बड़े बड़े देवता हैं, फिर ये चांस कैसे हुआ। तो बाबा बोले कि हम थे इसलिए ही बच्चा सही सलामत है, वरना जो इसके साथ यहाँ आया वो इसे कब का अपने साथ ले जाता।
पर वो चार दीवारी के अंदर नहीं आ सका, क्योंकि इस चार दीवारी में वही आ जा सकता है जिसे हम आने दें। और बच्चे से कहो कि किसी भी जगह जाए तो समय से आ जाए, क्योंकि हर समय तो हम साथ नहीं रह सकते हैं। घर में कहीं भी घूम सकते हो, पर बाहर समय से पहले आओ। मैं अब ठीक हो गया था और ये देखने के लिए नीचे गया कि वो बच्चा अभी भी वही है या नहीं। जब देखा तो वहां कोई नहीं था। अब मेरा शरीर ना भारी था और ना मुझे बुखार था। कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल सामान्य हो गया, पर जब भी मुझे वो काली रात की बात याद आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात हो सकता है कोई इंसान भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन ना करे, पर जिसके साथ ऐसा होता है, जो इन दौर से गुजरा हो, उसे ही पता होता है कि सच क्या है। भूत प्रेत, पिशाच, डायन होते हैं या नहीं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। पिछली कहानी पर जिन लोगों ने कमेंट किए थे उनके नाम हैं हेतल पटेल और शुभेंदु सिन्हा। आप दोनों के प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।